अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ मोटर री लर्निंग प्रोग्राम, कि हम कोई भी मोटर एक्टिविटी है उसको री लर्न किस तरह करते हैं। ठीक है, ये जानने से पहले कि हम किसी भी मोटर एक्टिविटी को री लर्न किस तरह करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी मोटर एक्टिविटी हम किस तरह लर्न करते हैं। उसके लिए आती हैं स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग, कि हम जब पहली दफ़ा कोई टास्क लर्न करते हैं तो हम वो किस तरह करते हैं। ठीक है, किन स्टेजेस से हम गुज़रते हैं और पहली दफ़ा हम मोटर टास्क को लर्न करते हैं। उसके लिए हमारे पास आती हैं स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 स्टेजेस आती हैं। पहली है कोग्निटिव स्टेज, दूसरी है एसोसिएटिव स्टेज और तीसरी है ऑटोनोमस स्टेज। ठीक है, तो मोटर री लर्निंग प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले हम इन मोटर लर्निंग स्टेजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आती है कोग्निटिव स्टेज। कोग्निटिव स्टेज में क्या होता है, इसमें है व्हाट टू डू। ठीक है, इसमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है ब्रेन के लेवल पे। ठीक है, इसमें सबसे पहले कोई भी जो टास्क होता है उसका हम माइंड में स्केच बनाते हैं। उसके बाद हम एक पूरा प्लान क्रिएट करते हैं और फिर उस वर्क को करते हैं। व्हाट टू डू कि हमने कैसे करना है, सारा एक प्लान क्रिएट करते हैं माइंड के अंदर। ठीक है, कन्वेंस एंड एक्विजिशन ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन, कि हम पहले टास्क को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसका एक प्लान बनाते हैं और फिर टास्क को करते हैं। इसके अंदर ट्रायल एरर भी आते हैं, लर्निंग स्किल ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोसेसिंग इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं, वर्बल विजुअल और मोटर क्यूज़ हैं, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग स्किल है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव स्टेज। एसोसिएटिव स्टेज में है हाउ टू डू इट। अब हमने प्लान बना लिया, अब हमने उसे किस तरह करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम टास्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हम टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर एरर्स आएंगे, उन एरर्स से हम लर्न करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये डिफ़िकल्ट और ऑकवर्ड होगा। उसके बाद इसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन आएगी। इस स्टेज के अंदर परफेक्शन नहीं होगी क्योंकि अभी यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं और हम उन एरर्स से सीख रहे हैं और हम कॉन्शियस के साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें सीखते हैं और बार बार टास्क को परफॉर्म करने से, उसकी प्रैक्टिस करने से हम परफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि एरर्स जो हैं वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसमें हम चंकिंग करते हैं। चंकिंग क्या होता है कि हम टास्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर जो टास्क का कंपोनेंट मिसिंग होता है हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ डेक्लरेटिव नॉलेज इनटू प्रोसीजरल नॉलेज है, फर्स्ट टाइम डिफ़िकल्ट एंड ऑकवर्ड होगा। ठीक है, डिफरेंट बॉडी फंक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे होंगे, लाइक प्रोप्रियोसेप्शन एंड मोटर कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद इसमें चंकिंग वाला आ जाएगा कि हम होल टास्क को एज अ होल परफॉर्म नहीं करेंगे, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बना के परफॉर्म करेंगे, फिर जो उसका मिसिंग कंपोनेंट होगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एलिमिनेटिंग मिस्टेक्स है, प्रैक्टिस फेज इसी में आ जाएगा। ठीक है, एलिमिनेटिंग मिस्टेक्स है कि हम चेक करेंगे कि कौन सा टास्क का पार्ट है जिसके अंदर मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो पूरा टास्क है वो ख़राब हो रहा है, फिर हम उस मिस्टेक को ख़त्म करेंगे प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है इम्प्रूविंग सिलेक्शन अटेंशन फोकस। लास्ट स्टेज आ जाती है ऑटोनोमस स्टेज, डू इट। ठीक है, टास्क का प्लान भी बना लिया, स्केच बना लिया, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, एरर्स भी ख़त्म हो गए, अब हमने क्या करना है कि उस टास्क को कर देना है। ठीक है, परफॉर्मेंस है इसके अंदर कि हमने प्रैक्टिस कर ली टास्क की बहुत दफ़ा, अब हम क्या करेंगे कि वो हमारे जो टास्क है वो हमारे कॉन्शियस से निकल कर अनकॉन्शियस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चा जब क्या कहते हैं चलना सीखता है या बोलना सीखता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्किल रिक्वायर होती है, बहुत ज़्यादा उसको टाइम रिक्वायर होता है। ठीक है, लेकिन जब वो एक दफ़ा सीख जाता है तो फिर वो चीज़ उसके कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चली जाती है और उसको कभी नहीं भूलती। इसके अंदर कोग्निटिव डिमांड्स मिनिमल हैं, अटेंशन फोकस कैन बी एक्सटर्नल, स्टेट ऑफ फ्लो है, एबिलिटी टू सेल्फ करेक्ट है, हैबिचुअल हो जाता है। ठीक है, बंदा और वो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चीज़ चली जाती है। और इसमें हम डिफरेंट लर्निंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, विजुअल, टैक्टाइल, मोटर, वर्बल। ठीक है, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, वर्बल क्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल क्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं अगर बंदे को असिस्टेंस चाहिए, पेशेंट को असिस्टेंस चाहिए। ठीक है, और क्या होता है कि और हमें इन सब मेथड्स का पता होना चाहिए कि हम ताकि हम पेशेंट को दोबारा री लर्न करवा सकें। अगर इनका नहीं पता होगा तो हम फिर उसको दोबारा से री लर्न भी नहीं करवा सकेंगे।
और ये ऑटोनोमस स्टेज में एक पॉइंट में बताना भूल गई, एबिलिटी टू सेल्फ करेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पेशेंट को या बंदे को खुद पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, और फिर वो खुद अपनी गलती को ठीक कर लेता है। मीन्स किसी और पर्सन को उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो। इस पॉइंट का ये मतलब है एबिलिटी टू सेल्फ करेक्ट, कि वो खुद ही अपनी गलती को निकाल के उसको ठीक कर लेता है। स्टेजेस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम की। मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम होता क्या? मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम इज़ अ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग फोकसिंग ऑन मोटर फंक्शन रिकवरी पोस्ट सेंट्रल सिस्टम इंजरी है। बेस्ड किस पे करा? थ्योरीज ऑफ बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइंस, न्यूरो साइंस एंड कोग्निटिव साइकोलॉजी। अब क्या है, पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की इंजरी की वजह से सब कुछ भूल चुका होता है, ठीक है। वो तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे आपने किसी छोटे बच्चे को दोबारा से चलना सिखाना हो। जब आप गेयर ट्रेनिंग करवाते हो तो आपने पेशेंट को बताना है कि पहले आपने हील रखनी है, फिर अपने फुट को फ्लैट करके उस पर वज़न डालना है, फिर आपने आगे जाके टो ऑफ करना है। पेशेंट को ये भी बताना पड़ता है कि आपने जाना है तो नी कब कब बेंड करनी है, कब नी को स्ट्रेट करना है, कब आपने नी पे लोड डालना है, कहाँ तक नी को बेंड करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको पेशेंट को दोबारा से बतानी पड़ती है। इसलिए आपको उस मोटर फंक्शन की बायोमैकेनिक्स का पता होना ज़रूरी है, फिर ही आप पेशेंट को गाइड कर सकोगे। उसके बाद मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम में हम एक अप्रोच यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं कार एंड शेफर्ड अप्रोच। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मोटर रीलर्निंग टेक्निक्स दी थी, ठीक है, उन लोगों के लिए जिनके अंदर न्यूरोलॉजिकल इंजरीज थी, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी कोई इंजरी होती है तो फौरी रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करनी चाहिए। लाइक हमने पढ़ा हुआ है कि जब वलेरियन डीजनरेशन होती है उसमें क्या होता है कि जब नर्व का अगर किसी पार्ट का डैमेज आता है तो उस नर्व का जितना कोर्स होता है नीचे वो 14 डेज़ के अंदर डीजनरेट होना शुरू कर देता है, जैसे जिसे हम एट्रोफी कहते हैं, ठीक है। अब ब्रेन से कोई सिग्नल या वो कनेक्शन जो है वो कट ऑफ हो गया है, अब आप उसे यूज़ नहीं करोगे तो वो पाथ आहिस्ता आहिस्ता पूरा ही डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपने सिर्फ लेयन या इंजरी वाले पार्ट को रिहैबिलिटेट करना था, अब आपको डिले की वजह से पूरे पाथवे को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। इसलिए फ़ौरन इंजरी के बाद रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर होता है। ये कार एंड शेफर्ड की अप्रोच थी। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आ जाती है अनलर्नड। अनलर्नड क्या होता है कि काम ना करने की वजह से एक टास्क ब्रेन से अनलर्नड कर देते हो। ज़रूरी नहीं है कि इंजरी की वजह से ही ऐसा हो। लाइक अगर आप एक काम में एक्सपर्ट हो, उसे आप 5 से 6 साल के लिए छोड़ देते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको दोबारा करोगे तो आपको काम करने में मसला आ रहा होता है स्टार्ट में, तो ब्रेन आपका उस फंक्शन को, उस पार्ट को अनलर्न कर देता है यूज़ ना करने की वजह से। अब अगर आपकी कोई इंजरी है तो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो अनलर्निंग का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। लाइक इन पैरालिसिस, ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी हम यूज़ कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्गर वाली कर रहे होते हैं, वीक वाली नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो वीक या डैमेज एक्सट्रीमिटी है वो अनलर्न होना शुरू हो जाती है, उससे हमें खाना पीना वगैरह भूल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टास्क ऑफ मोटर रीलर्निंग। इसके अंदर 4 टास्क है। एनालिसिस ऑफ टास्क, प्रैक्टिस ऑफ मिसिंग कंपोनेंट है, फिर प्रैक्टिस ऑफ टास्क है, फिर ट्रांसफरेंस ऑफ लर्निंग है। एनालिसिस ऑफ टास्क क्या है? जैसे हमने मेटलैंड के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि जब फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हो तो पहले उसकी फंक्शनल मूवमेंट परफॉर्म करवा के देखते हो। आप उसे कहते हो कि जिस फंक्शनल मूवमेंट में मसला आ रहा है, ठीक है, आपने क्या करना है कि वो परफॉर्म करवा के देखते हो। उसके बाद फिर आप उसको ऑब्ज़र्व करते हो कि अच्छा यहाँ पे ये मूवमेंट करता है तो यहाँ पे पेन इंट्रोड्यूस हो रही है। इसलिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से मिसिंग कंपोनेंट्स हैं, ताकि आप उन मिसिंग कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस करा सको। इसके लिए आपको बायोमैकेनिक्स का भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप मिसिंग कंपोनेंट्स को पिक कर सको। मिसिंग कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली बॉडी की मूवमेंट करवा रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपने पेशेंट का गोल सेट करना है, ठीक है। सब कंपोनेंट्स की एक साथ प्रैक्टिस नहीं करवानी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले मिसिंग कंपोनेंट की प्रैक्टिस करानी है, फिर बाकी कंपोनेंट्स के साथ उसको मिक्स करके उनकी प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। कि इसमें क्या है कि जो से एसेंशियल कंपोनेंट्स है, मिसिंग कंपोनेंट्स हैं, उनकी पहले प्रैक्टिस करानी है। नेक्स्ट आ जाता है प्रैक्टिस ऑफ मिसिंग कंपोनेंट। अब आपने एक कंपोनेंट मिसिंग था उसे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, उसके पार्ट और मिसिंग कंपोनेंट को फाइंड आउट कर लिया। अब आपने उसकी मूवमेंट को आगे प्रैक्टिस करवानी है ट्वाइस अ डे, और जितने हद तक आप वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो आपने वो एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। फिर जब आप देखो कि थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया, फिर आप नेक्स्ट मूव कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो पेशेंट है वो किस टाइप का लर्नर है। अगर वो वर्बल इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो कर रहा तो आप उसे विजुअल की तरफ ले जा सकते हो, ठीक है।
और एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स आपने ट्वाइस अ डे उसको प्रैक्टिस करने का कहना है या करवानी है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ टास्क। टू मच प्रैक्टिस के बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो जो टास्क है वो ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम कोग्निटिव टू ऑटोनोमस। उसके बाद है ट्रांसफरेंस ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, टास्क लर्न होने के बाद वो चला जाता है हमारे कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में। उसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिस के बाद भी आपने उसकी हैबिट डेवलप करवानी होती है कि वो डेली रूटीन के अंदर भी उसको इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, डेली रूटीन के अंदर भी वो उसको इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में है कि मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, इंप्रूव करता है कोग्निटिव फंक्शन को, रीलर्न करता है फंक्शन ऑफ अफेक्टिव साइड, रीगेन मोटर कंट्रोल है, इम्प्रूव पोस्चर है, इंक्रीजेज इंडिपेंडेंस है। देन आ जाता है इम्प्रूव फंक्शनल टास्क सच एज सिट टू स्टैंड वॉकिंग रीचिंग, सारे फंक्शनल टास्क इम्प्रूव होंगे। टाइट मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग होगी, सॉफ्ट टिश्यू कंट्रैक्चर से प्रिवेंट करेगा, सीक्वेंस को इम्प्रूव करेगा फंक्शनल एक्टिविटीज़ की। ठीक है, स्पेसिफिक एम को अचीव करने में जो सीक्वेंस होता है उसको इम्प्रूव करता है। और किन किन डिजीज़ के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रोक के लिए, पार्किंसन डिजीज़ के लिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए, सेरिब्रल पाल्सी के लिए और हेड इंजरी के लिए।